आज हम एक बेहद अहम और रणनीतिक विषय पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, यानी बहुत पिछड़ी जातियां जो बिहार की कुल आबादी का लगभग 36% हिस्सा है। इतनी बड़ी संख्या की अब कोई भी राजनीतिक दल इन्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं निशा आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। बिहार भारत का वो प्रदेश जो ना सिर्फ राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है, बल्कि यहाँ जाति, समाज और सत्ता तीनों का समीकरण एक दूसरे में ऐसे घुला है जैसे गंगा के पानी में मिट्टी। यहाँ हर चुनाव सिर्फ विकास, रोजगार या शिक्षा का नहीं होता, बल्कि ये तय करता है कि समाज की कौन सी परत आगे बढ़ेगी और कौन सी पीछे छूट जाएगी। और अब इस कहानी में एक नया अध्याय जुड़ गया है, बहुत पिछड़ी जातियां यानी ईबीसी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये ईबीसी है कौन, इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, बिहार की राजनीति में इनकी भूमिका क्यों इतनी अहम हो गई है और आने वाले चुनाव में ये 36% वोट किस दिशा में बिहार का भविष्य मोड़ सकते हैं। बिहार की सामाजिक बनावट को समझने के लिए पहले इसके 3 बड़े हिस्सों को जानना जरूरी है। ऊंची जातियां जैसे ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ। पिछड़ी जातियां जैसे यादव, कुर्मी, कोयरी, तेली और बहुत पिछड़ी जातियां यानी ईबीसी, जिनमें नाई, धोबी, तेली, कुम्हार, लोहिया, गिडरिया, नोनिया, पासी और मांझी, हलवाई, कहार जैसी लगभग 110 से अधिक उपजातियां शामिल हैं। इन जातियों को बहुत पिछड़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका आर्थिक और शैक्षणिक और सामाजिक विकास जो है वो बाकी समूहों की तुलना में काफी धीमा रहा है या कहें कि कम है। इनमें से अधिकतर लोग पारंपरिक रूप से मजदूरी, खेतीबाड़ी या सेवा आधारित व्यवसायों में, जैसे बाल काटना, कपड़े धोना, बर्तन बनाना, नाव चलाना, ढुलाई करना इत्यादि। आजादी के बाद जब बिहार में राजनीतिक चेतना फैली, तब यादव, कुर्मी और कोयरी जैसे ओबीसी जातियां संगठित रूप से सत्ता की दौड़ में आई, लेकिन ईबीसी समाज तब भी राजनीतिक हाशिए पर रहा। न नेतृत्व था, न संगठन और न ही सत्ता में आवाज। साल 2023 में बिहार सरकार द्वारा जारी जातिगत सर्वेक्षण ने कई राजनीतिक समीकरण हिला दिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक बहुत पिछड़ी जातियां राज्य की आबादी का 36.01% हिस्सा है। अन्य पिछड़ी जातियां 27.12%, अनुसूचित जातियां 19.65%, अनुसूचित जनजातियां 1.68% और स्वर्ण लगभग 15% है। यानी साफ है कि बिहार की 63% से ज्यादा आबादी पिछड़े और बहुत पिछड़े वर्गों की है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद क्या उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी भी उतनी ही है? जवाब है नहीं। राज्य की विधानसभा में ईबीसी विधायकों की संख्या लगभग 15 से 18% के बीच है, जबकि आबादी 36% है। मंत्रिमंडल या बड़े राजनीतिक पदों पर भी इनकी हिस्सेदारी बहुत सीमित है। यानी आंकड़ों के हिसाब से ये सबसे बड़ा जनसमूह तो है, लेकिन राजनीतिक ताकत के हिसाब से अभी भी कमजोर है। बिहार की राजनीति में 1990 का दशक एक निर्णायक मोड़ था। लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण ने राज्य की सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाई। भूरा बाल साफ करो जैसे नारों ने ऊंची जातियों की राजनीतिक पकड़ को कमजोर किया और पिछड़ी जातियों को सत्ता के केंद्र में लाया। लेकिन उस दौर में भी पिछड़ों के भीतर पिछड़े यानी ईबीसी समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ईबीसी नेताओं को अक्सर केवल सांकेतिक चेहरों के रूप में इस्तेमाल किया गया है। वास्तविक नीति निर्माण में उनकी भूमिका सीमित रही। नीतीश कुमार जब 2005 में सत्ता में आए, तब उन्होंने इस वर्ग को राजनीतिक रूप से संगठित करने की कोशिश की। उन्होंने पंचायत चुनावों में ईबीसी आरक्षण लागू किए, जिससे गांव स्तर की राजनीति में पहली बार इस समाज की भागीदारी बढ़ी। ये कदम बिहार के सामाजिक ढांचे में एक बड़ी क्रांति साबित हुई। धीरे धीरे यही लोग पंचायतों, जिला परिषदों और स्थानीय निकायों में सत्ता का हिस्सा बनने लगे। आज बिहार की राजनीति में पंचायत स्तर से उठे ईबीसी नेता एक नई राजनीतिक परत बना चुके हैं। अब बात करते हैं चुनावी गणित की। ईबीसी समाज एक यूनिफाइड ब्लॉक नहीं है, यानी यादवों की तरह किसी एक जाति के रूप में संगठित नहीं। ये लगभग 100 से ज्यादा छोटी जातियों का एक समूह है, जिनकी स्थानीय पहचान और सामाजिक नेटवर्क अलग अलग है। और यही वजह है कि कोई भी राजनीतिक दल इस वोट बैंक को पूरी तरह अपने पक्ष में नहीं कर पाया। ईबीसी वोट हमेशा फ्लोटिंग वोट की तरह रहा है, यानी उम्मीदवार पार्टी और स्थानीय समीकरण के हिसाब से बदलता रहता है। फिर भी कुछ सामान्य रुझान देखने को मिलते हैं। जेडीयू ने अपने शासन काल में इस वर्ग को लाभार्थी योजनाओं से जोड़ा। बीजेपी ने ईबीसी चेहरों को संगठन में जगह देकर हिंदुत्व और विकास का मिश्रित संदेश देने की कोशिश की। आरजेडी ने अब नए सिरे से ईबीसी वोटों को साधने के लिए अभियान शुरू किए, क्योंकि यादव वोट बैंक सीमित हो गया है।
चुनावी विश्लेषकों के मुताबिक बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से लगभग 100 से 110 सीटें ऐसी हैं जहां ईबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका में। ये वो संख्या है जो किसी भी गठबंधन को सत्ता तक पहुंचा सकती है या उससे दूर कर सकती है। नीतीश कुमार को ईबीसी राजनीति का आर्किटेक्ट कहा जाता है। उनकी सरकार ने अति पिछड़ा आयोग बनाया, ईबीसी लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की और पंचायत स्तर पर आरक्षण बढ़ाया। नीतीश की राजनीति में न्याय के साथ विकास का नारा दरअसल ईबीसी वर्ग की सामाजिक उन्नति पर केंद्रित था। इसी वर्ग ने उन्हें बार बार सत्ता तक पहुंचाने का काम किया है, ये बात गौर कीजिएगा। भाजपा ने 2014 के बाद से बिहार में नए सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की। उसने अपने संगठन में नाई, कुहार, लोहार, पासी जैसे समुदायों से आने वाले कार्यकर्ताओं को प्रमुखता दी। बीजेपी का फोकस था ईबीसी प्लस स्वर्ण समीकरण बनाकर यादव मुस्लिम गठजोड़ को चुनौती देना। दूसरी तरफ आरजेडी पारंपरिक रूप से यादव मुस्लिम यानी एमवाई पार्टी मानी जाती रही है, लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी अब ईबीसी वर्ग तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। तेजस्वी बार बार ये कहते नजर आए कि हम सिर्फ एमवाई नहीं बल्कि ए टू जेड की राजनीति करते हैं। इसका मतलब साफ है, आरजेडी भी अब एमवाई प्लस ईबीसी फॉर्मूले पर दाव लगा रही है। अब एलजेपी की राजनीति दलित समाज पर केंद्रित रही है, लेकिन अब ईबीसी सीटों पर भी संगठन विस्तार किया जा रहा है। चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों गुटों का लक्ष्य है ईबीसी प्लस एससी एकता बनाना, जिससे एक नया सामाजिक गठजोड़ तैयार हो। ईबीसी समाज की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा और आर्थिक पिछड़ापन। 2023 की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ईबीसी वर्ग में साक्षरता दर औसतन 57 से 59% के बीच है, जो राज्य के औसत 70% से काफी कम है। स्वास्थ्य, रोजगार और सरकारी नौकरियों में भी इनकी हिस्सेदारी बेहद सीमित है। हालांकि पिछले एक दशक में कुछ बदलाव जरूर आए। सरकार की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, आवास योजना और स्वावलंबन योजना से इस वर्ग में सामाजिक गतिशीलता बढ़ी। गांवों में अब ईबीसी परिवारों के बच्चे स्नातक और पेशेवर कोर्स की ओर बढ़ रहे हैं। पंचायत राजनीति से निकले नए नेता स्थानीय स्तर पर बदलाव की आवाज बन रहे हैं, लेकिन अभी भी सामाजिक असमानता और जातिगत पूर्वाग्रह इनकी प्रगति में बाधा बन रहे हैं। कई गांवों में ईबीसी समुदाय आज भी आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से हाशिए पर है। अब जब बिहार की राजनीति में पुराने समीकरण धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, जैसे यादव मुस्लिम या स्वर्ण वोट बैंक, तो राजनीतिक दलों को एक नया और निर्णायक समूह चाहिए जो उनकी नाव जो है उसे पार लगा सके। ईबीसी वर्ग वही नया आधार बन सकता है। इनके पास संख्या है, विस्तार है और अब धीरे धीरे राजनीतिक चेतना भी बढ़ रही है। आने वाले वर्षों में अगर ये वर्ग अपने अंदर से एक संगठित नेतृत्व पैदा कर लेता है तो ये न केवल सत्ता के समीकरण बदल देगा बल्कि बिहार के सामाजिक ढांचे में भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। ईबीसी अब कोई साइलेंट ग्रुप नहीं रहा, वे अब राजनीतिक रूप से जागरूक और अपनी हिस्सेदारी के प्रति सजग हैं। बिहार में किसी भी गठबंधन को जीतने के लिए अब ईबीसी मतदाता को साथ लेना जरूरी है। पंचायत से लेकर विधानसभा तक अब ईबीसी समुदाय से कई नए चेहरे राजनीति में आ रहे हैं। ये आगे चलकर बिहार की राजनीति का चेहरा बदल सकते हैं। अब ईबीसी मतदाता सिर्फ जाति के आधार पर वोट नहीं दे रहा, बल्कि वो ये भी देख रहा है कि कौन उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। बिहार की धरती पर सियासत हमेशा जातियों के इर्द गिर्द घूमती रही, कभी भूमिहार और राजपूत, फिर यादव और मुसलमान, लेकिन अब एक नया अध्याय लिखा जा रहा है जहां आवाज उठ रही है नाई, कुम्हार, बिंद, कहार, लोहार, तेली और उन सैकड़ों जातियों की जो सदियों से मौन थी। अब 36% आबादी अब सिर्फ गिनती नहीं बल्कि बिहार की राजनीतिक धड़कन है, और अगर ये धड़कन किसी एक दिशा में धड़क गई तो सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। बिहार का भविष्य अब शायद इन्हीं के हाथों में लिखा जाएगा, क्योंकि जो अब तक बहुत पिछड़े कहलाते थे वही अब बहुत आगे बढ़ने की तैयारी में है और यही तय करेंगे कि किसकी सरकार आने वाली है। हालांकि इस पर अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।